आपको पता है कि इस समय जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें से आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसको एब्लियोस्कोपी भी कहते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकेम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई भी लिक्विड जो है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर ध्यान से सुनिएगा, किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जरा समझिएगा इसको, बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा और डिटेल्स में समझाता हूं आपको। अब देखिए, जो आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपका, ये क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं, एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, ये आपको समझने की जरूरत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका क्या होता है, 1 एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने को कहते हैं, 1 एटीएम प्रेशर को, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और याद रखिएगा, अगर इसको बार में डिस्कस करना हो तो याद रखना, इसको हम लोग कह सकते हैं 1.013 बार। तो ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटीएम या फिर 1.013 बार को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। अब जरा समझिए, अब जैसे आप कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप क्या बोलते हो कि ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको आप लोग बोल सकते हैं 373 केल्विन कहते हो। तो अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप ये कहते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, दैट मीन्स 373 केल्विन होता है। तो आपके कहने का मतलब क्या है, ये जरा समझिएगा। आप अगर कह रहे हो कि ये 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो दैट मीन्स आप ये कहना चाहते हो कि इस टेम्परेचर पे जो 373 केल्विन का जो टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर पे जो वाटर है आपका, इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका सॉरी माफ कीजिएगा, इसका वेपर प्रेशर, इस वाटर का वेपर प्रेशर आपका ये कितना हो जाता होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है वाटर का, इस टेम्परेचर पे वाटर जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटीएम या 1.013 बार हो जाता है। ध्यान समझिएगा मेरी बात को, क्या कहना चाहता हूं मैं, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। तो इसका मतलब यही हो गया कि वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम या फिर 1.013 बार हो जाता है। इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसके इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी लिक्विड, कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर 1 एटीएम या 1.013 बार जिस टेम्परेचर पे हो जाएगा, उसी टेम्परेचर को हम लोग उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक बात की, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज हाइगर देन द प्योर सॉल्वेंट। ये बात याद रखिएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ग्रेटर देन होता है, हाइगर होता है, बात याद रखिएगा। फिर से बोलता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हाइगर देन प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाइगर होता है। दैट मीन्स क्या हो गया कि अगर मान लीजिए आपने क्या कर दिया कि आपके पास कोई प्योर सॉल्वेंट है, आप इसमें क्या मिला देते हैं, कोई सॉल्यूट मिला देते हैं सॉल्वेंट में, तो होता क्या है, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में जो सॉल्यूशन बनेगा इससे, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इससे हाइगर होगा। अब जरा समझिएगा, इसका मतलब है कि किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है कि नहीं, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अब इस बात को याद रखिएगा कि ये जो इंक्रीजमेंट होता है बॉइलिंग पॉइंट का, जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है उसी को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना, फिर से बोल रहा हूं कि जब भी क्या होगा कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट मिलाएंगे तो सॉल्वेंट का जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। और इस बॉइलिंग पॉइंट, जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है उसी को हम बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट।
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज क्यों करता है। मैं आपको समझाता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज कर जाता है। इस बात को समझिए, सॉल्यूट को ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट में का एलिवेशन क्यों हो जाता है, जरा आगे समझिएगा, मैं समझा रहा हूं आपको। अब देखिए, पिछले लेक्चर में आपने एक कंसेप्ट पढ़ रखा है। कंसेप्ट ये मैं आपको बता चुका हूं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दैट मींस मैंने आपको ये बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्वेंट है जो कि क्या है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है आपके पास, तो अब होगा क्या कि उसमें अगर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई सोल्यूट ऐड कर दिया, ये मान लीजिए आपका नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, इसे ला करके आपने ऐड कर दिया। अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देंगे तो होगा क्या कि ये इस वोलेटाइल सॉल्वेंट की जो सरफेस है इसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा, जिससे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो डिक्रीज कर जाएंगे सरफेस पे। तो अगर मान लीजिए ये आपका जो है, सपोज दैट ये आपका जो है वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं ये मान लीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के हैं। जरा समझिएगा, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं और ये वोलेटाइल सॉल्वेंट के। पहले क्या था, जब सॉल्यूशन में आपने सॉल्यूट नहीं मिलाया था सॉल्वेंट पे, ये जो आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट था, जब आपने इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं मिलाया था तो इस कंप्लीट सरफेस पे सिर्फ वोलेटाइल सॉल्वेंट ही प्रेजेंट था, जिसकी वजह से आपको पता है कि जब नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस पे ज्यादा होंगे तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। लेकिन हुआ क्या, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मिला दिया तो ये क्या किए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट को उसके सरफेस से क्या किए, डिस्प्लेस करके उसको हटा करके उसकी जगह पे आ गए, जिसकी वजह से नंबर ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट जो है सरफेस पे कम हो गया। जब सरफेस पे मॉलिक्यूल जो है वोलेटाइल वाले कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। सेम यही बात मैं देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर क्या करते हैं, उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसका एक्चुअल वेपर प्रेशर जो भी होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब जरा समझिएगा कि जब इसका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से डिक्रीज कर जाएगा तो आपको एक चीज और पता है, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने से क्या मिलता है आपको, सॉल्यूशन। अब जरा समझिएगा, समझिए थोड़ी देर कि सॉल्वेंट क्या था आपका, प्योर था तो उसका वेपर प्रेशर हाई था, लेकिन जैसे ही आपने सॉल्यूट मिला दिया तो आपको सॉल्यूशन मिल गया। ये क्या मिल गया आपको, सॉल्यूशन, और इसका वेपर प्रेशर क्या है, लो। जैसे ही सॉल्यूट ऐड कर देंगे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लो। तो आप कह सकते हैं ना कि किसी सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो होता है। अब जब वेपर प्रेशर लो है, अब आपका कोई भी सब्सटेंस, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन तब तक बॉयल नहीं करेगा जब तक उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल यानी कि 1 atm या 1.013 बार ना हो जाए। जब तक इतना नहीं होगा तब तक ये आपका सॉल्वेंट या फिर कोई सॉल्यूशन बॉयल नहीं करेगा। अब जरा समझिएगा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूशन जो है इसका वेपर प्रेशर कम है तो अब इसके वेपर प्रेशर को इंक्रीज करके यहाँ तक पहुंचाने में ज्यादा हीट देना पड़ेगा, हीट की रिक्वायर्ड ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या होता है कि कंपेयर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन होता है उससे हीट की रिक्वायर्ड ज्यादा होती है। दैट मीन्स वो उस टेम्परेचर पे, उस एक्चुअल टेम्परेचर पे जो है उतना प्रेशर नहीं क्रिएट कर पाएगा, वेपर प्रेशर जितना सॉल्वेंट क्रिएट कर लेता था, बल्कि उसके कंपैरिजन में इसको ज्यादा टेम्परेचर यानी कि ज्यादा हीट की जरूरत पड़ेगी। दैट मीन्स ये उससे हाई टेम्परेचर पे जा करके ये अपना वेपर प्रेशर इतना क्रिएट कर पाएगा कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से एलिवेशन आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, इसका रीजन आप समझा सकते हैं, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज कर जाता है, ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का जो ग्राफ होता है वो हमेशा याद रखिएगा जो है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच बनाया जाता है। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच बनाया जाता है किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप पहले कुछ बातें उनको समझ लें जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया।
मैंने आपको ये समझाया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होता है वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है कि किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर भी सॉल्वेंट का इंक्रीज करेगा। और दूसरी बात, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, दैट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से उसके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, वो लो रहता है, लेस रहता है, याद रखिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पहली बात क्या थी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये दो बातें याद रखिएगा, ग्राफ आपको समझ में आएगा। चलिए समझाता हूं आपको ग्राफ के बारे में। ग्राफ को समझिए, तो ग्राफ क्या है आपका, ग्राफ मैं प्लॉट करने वाला हूं आपका। तो देखिए ये मैं ग्राफ प्लॉट करने चल रहा हूं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में जो रिप्रेजेंट करेगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ग्राफ जो मैंने लिख रखा है, ये वेपर प्रेशर, किसी का वेपर प्रेशर जो मैक्सिमम होगा वो उसका ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है वेपर प्रेशर, ये पॉइंट शो कर रहा है कि 1.013 बार या फिर 1 एटीएम को शो कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने डॉट बना रखा है ये देखिए। अब ये जो डॉट है आपको पता है कि 1.013 बार या 1 एटीएम जो प्रेशर होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, याद रखिएगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मान लीजिए कि कोई भी सॉल्वेंट, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्वेंट है, तो याद रखना कोई सॉल्वेंट होगा, मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर पहले से कुछ होगा, तो हुआ क्या कि जो है कि जब उसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, तो किसी भी सॉल्वेंट को जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, वो भी बढ़ता है। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर बढ़ के इतना हो गया। अब देखिए वेपर प्रेशर यहाँ पहुंच गया, जब वेपर प्रेशर यहाँ पहुंचेगा तो वो सॉल्वेंट, ये जो आपका सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट जो है जब वेपर प्रेशर, हम टेम्परेचर बढ़ा राइज करेंगे, टेम्परेचर से राइज करेंगे, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। और वेपर प्रेशर जब इंक्रीज करके यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, इसी टेम्परेचर को, ये जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर जो है 1 एटीएम एटमॉस्फेयर के इक्वल हो गया, इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। जो है किसी का वेपर प्रेशर, किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिस टेम्परेचर पे देखिए जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे क्या हो जा रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जा रहा है। तो यही टेम्परेचर, इसका ये जो टेम्परेचर है, इस जो टेम्परेचर का पॉइंट दिख रहा है आपको, इसी टेम्परेचर को सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो टीवी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टीवी नॉट से। अब देखिए ऐसे ही मैं अगर आपको सारा समझाऊं कि जो है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ऐसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन को अगर मान लीजिए हमने क्या कर दिया, कोई सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर मान लीजिए कुछ भी होगा, तो लेकिन याद रखिए जो भी होगा वेपर प्रेशर कंपेयर, आप ध्यान से सुनिएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। देखिए मैंने शो किया, ये देखिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे है और जबकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उससे लो है। ये बात आपको पता है, ये चीज मैं यहाँ पे समझाया था, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होता है वो कम होता है, ये सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन अब क्या होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से कम है, तो आपको सॉल्यूशन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाने के लिए कंपेयर आप सॉल्वेंट से ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जब आप हाई टेम्परेचर देंगे तब जाकर के ये यहाँ तक पहुंच पाएगा। तो अब क्या होगा कि इसका, अब जिस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर जिस पे इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इक्वल हुआ है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है जिसको हम लोग टीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। टीबी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जबकि टीबी नॉट यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो आप जो आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं आगे बातों को। तो अब इस पॉइंट को, जो आपका ये टेम्परेचर है जो टीबी नॉट है, यानी कि जिस ये जो टेम्परेचर या ये जो प्रेशर था, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कहेंगे, है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जबकि ये जो आपका है पॉइंट है, इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है। अब जरा समझिएगा, अब आप एक चीज देख सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे जरा समझिएगा,
सॉल्यूशन यानी कि जो टीबी है वो ग्रेटर देन है टीबी नॉट से। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे जो है वो सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से हाइगर है। तो ये इसका मतलब यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट। अब जरा समझिएगा कि अब सवाल ये उठता है, ये तो हमने समझ लिया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये तो मैंने समझा दिया आपको। लेकिन यहाँ पे एलिवेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्या आया ये समझना। जैसे देखिए सॉल्वेंट का एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ये था, तो बाद में क्या हुआ जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो क्या हो गया कि अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया, यानी कि एलिवेट हो गया, एलिवेट होकर के इतना हो गया यानी कि बढ़ गया। अब देखिए कितना एलिवेट हुआ या कितना इंक्रीज हुआ है, इसको अगर समझना है तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कितना एलिवेशन हुआ है, यही एलिवेशन है, इसको डेल्टा टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी क्या बताता है, द डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बताएगा। कि जो डेल्टा टीवी है, डेल्टा टीवी को क्या बोलते हैं, डेल्टा टीवी जो है आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अभी समझाया ना आपको ग्राफ में। डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या कहते हैं, मैं ये भी समझा चुका हूं आपको कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को ही कहते हैं। अब आपको पता है कि जो आपका टीवी है ये ग्रेटर देन है टीवी नॉट से, ठीक है। जो आपका टीवी है वो टीवी नॉट से ग्रेटर देन है, इसलिए क्या करेंगे, टीवी माइनस टीवी नॉट कर देंगे, ठीक है। टीवी माइनस टीवी नॉट कर देंगे तो आपका आ जाएगा डेल्टा टीवी, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकल जाएगा। अब जरा आगे समझिए। तो अब देखिए यहाँ पे जो है कोई भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन अगर गिवन है, किसी भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए आप याद रखिएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टीवी क्या होगा, किसी भी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट के। अभी देखिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन, तो याद रखिएगा मोलर जो है, मोलर कंसंट्रेशन ये किसका यूनिट है, याद रखिएगा मोलैलिटी जो होता है इसकी यूनिट होती है मोलर। इसका मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन टर्म लिया गया है वो है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी का फार्मूला होता है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब जरा समझिएगा, तो अब हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा टीवी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलर कंसंट्रेशन, इट मींस मोलैरिटी के। तो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू लिख सकते हैं केबी इंटू मोलैलिटी, याद रखिएगा। अब ये जो केबी है यहाँ पे, केबी क्या है जरा समझिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है केबी इंटू मोलैलिटी होता है। अब ये केबी क्या है, ये तो समझ में आ गया कि मोलैलिटी है, ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो ये क्या है, केबी क्या है, तो केबी याद रखिएगा, केबी यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है, या इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कह सकते हैं। एलिवेशन कांस्ट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो केबी है यानी कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप क्या करिए यहीं से यूनिट निकाल सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं केबी इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टीवी अपॉन मोलैलिटी। तो आपको पता है जो डेल्टा टीवी है ये बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि एक टेम्परेचर है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी केल्विन। और ये मोलैलिटी, मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर किलोग्राम, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं मोल पर केजी। तो अब देखिए जरा इसको, अगर हम इसको सही से अरेंज करें तो ये हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। तो याद रखिएगा जो आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है इसकी यूनिट होती है केल्विन केजी पर मोल होता है। अब देखिए अगर याद कर रखिएगा आप हमेशा कि अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया कि जो सॉल्यूशन आपका है वो 1 मोलर है, किसी 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए आप समझिए जरा, अगर इसको 1 मोलर आप रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी जो है आपका वो इक्वल हो जाएगा केबी के, यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ये चीजें आप नोट कर लीजिए यहाँ पे। अब देखिए आपकी जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी आपका होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसको सोल्यूट जो होता है मोल ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं। अब ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ वेट के टर्म में, वेट और मोलर मास के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर हम इसको फिर से रीअरेंज कर देंगे थोड़ा सा तो ये क्या हो जाएगा
मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये तो किलोग्राम के लिए मोलरिटी निकालने का तरीका है, लेकिन अगर आपको ग्राम में मोलरिटी निकालनी है तो क्या, ग्राम में वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया है तो क्या करेंगे आप, मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में जो आते हैं वो ग्राम में ही रहते हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 कर दीजिए और मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम रखिएगा यहाँ पे। अब जरा समझिएगा, अगर हम क्या करें इसी इक्वेशन को, ये जो आपका है मोलरिटी की जो वैल्यू आपने यहाँ निकाल रखी है, इसको ला करके इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ द मोलरिटी इन इक्वेशन फर्स्ट, इसी इक्वेशन में ला रख दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा। अब जरा समझिएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे ला के रख देंगे, तो ये मोलरिटी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा केबी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये आपका फार्मूला निकल के आएगा, एक नया फार्मूला आपका बन जाएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब देखिए कभी कभी क्या करता है कि क्वेश्चन में डेल्टा टीबी पूछ लिया तब तो आप ऐसे निकालेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट पूछता है, और काफी कई ऐसे क्वेश्चन भी हैं बोर्ड में आ भी चुके हैं जिसमें क्वेश्चन में पूछा है आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ मोलर मास ऑफ सोल्यूट को। अब देखिए अगर आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है तो आप क्या करिए, ये मोलर मास ऑफ सोल्यूट इसको यहाँ ला दीजिए और इसे यहाँ रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका मोलर मास, मोलर मास कैपिटल एम से लिखेंगे, मोलर मास ऑफ सोल्यूट इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे केबी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा टीबी इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ये फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा। ये दोनों फार्मूले आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले में आता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ चुके हैं, आपके बुक में काफी क्वेश्चन दिए गए जो इससे इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर से बता दूं कि केबी इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी, दैट मींस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम यहाँ पे लिखना है बेटा। तो ये अगर आप चाहेंगे तो इस पे काफी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आप जो है आपके एनसीईआरटी बुक में और जो आपके क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम में जो है और जो कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं आप उस पर प्रैक्टिस करिए। अभी ये वीडियो काफी लंबा हो गया है तो मैं आपको अगला जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट करके एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसको आप एक बार सॉल्व करके प्रैक्टिस करिए आप। बेस्ट ऑफ लक।